हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 12 है और इससे पहले हम 11 क्लासेस से कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ। भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और बोध गया में इन्हीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, अब हम बात करें गौतम बुद्ध की। ठीक है ना, गौतम बुद्ध, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन ये इनके पिता का नाम था और यह शाक्य वंश से थे। ठीक है, शाक्य वंश से थे। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था और यह कोलिया वंश से थी। ठीक है, कोलिया वंश से ये थी। ठीक है, और इनकी सौतेली माता का नाम क्या था? सौतेली माँ का नाम, तो सौतेली माँ का नाम था महा प्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ का नाम था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, और भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे, यानी कि महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था इन्हें? तो ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। ओके, चलिए तो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रेम और करुणा की शक्ति हथियारों के बल से असीम रूप से अधिक होती है? तो महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कहा था कि प्रेम और करुणा की शक्ति हथियारों के बल से असीम रूप से अधिक होती है? तो ये लिखा था इन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। हम बात करें विश्व इतिहास की झलकियां, तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, फिर भारत की खोज, तो ये किसने लिखा है? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और मन और उसका नियंत्रण, तो ये लिखा है बुद्धोधन ने। बुद्धोधन ने। ठीक है, ये इस पुस्तक को लिखा है बुद्धोधन ने। ओके, अब हम यहाँ पे बात करें महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। ठीक है, मोहनदास। और इन्हें महात्मा किसने कहा था? वैसे महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। फिर बापू, तो बापू ने किसने कहा? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। फिर राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फकीर,
अर्धनग्न फकीर इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को। ओके, फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई पत्रिकाएं। तो कौन कौन सी पत्रिकाएं चलाई थी महात्मा गांधी ने? तो इन्होंने चलाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, फिर बात करें इनकी पुस्तकों की। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी महात्मा गांधी की पुस्तक? तो इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, फिर गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, और मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये पुस्तकें थी महात्मा गांधी की, हिंद स्वराज, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में। फिर है रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह तो ये 1919 में। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन तो ये हुआ था 1930 में। फिर उसके बाद भारत ठीक है, तो उसके बाद था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, और महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु, तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट पहले यहाँ बात कर लें हम अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बताई है। ओके, एक मिनट, बोर्ड हैंग हो गया शायद। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आईएनसी की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी? तो यह इन्होंने की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की सफलतापूर्वक इन्होंने प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी ने भी आईएनसी की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने कब की थी? तो ये की थी 1924 में बेलगांव।
ठीक है। 1924 में बेलगांव में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये थी सारी डिटेल, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। 1 मिनट, यहाँ पे ये गलती हो गई, ठीक है ना, 1 मिनट। मन और उसका नियंत्रण पुस्तक ये किसने लिखी? तो ये लिखी थी स्वामी बुधानंद ने। ठीक है, स्वामी बुधानंद ने ये पुस्तक लिखी थी, मन और उसका नियंत्रण। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुल्तान पर राज्यपाल बना? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान यह किसके शासनकाल में मुल्तान का राज्यपाल बना? तो यह मुल्तान का राज्यपाल बना था फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यह तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासक था और इसने शासन कब तक किया? तो इसने 1351 से 1388 तक इसने शासन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक इसने नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार, हौज खास और सूरज कुंड की मरम्मत करवाई। ठीक है ना, इसने कुतुब मीनार, हौज खास और सूरज कुंड की मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने शहर भी बसाए थे, तो इन्होंने कौन सा शहर बसाया था? तो इन्होंने बसाया था फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। ठीक है, ये इन्होंने शहर बसाए थे फिरोजाबाद और फतेहाबाद। ओके, मुबारक खान, तो मुबारक खान से कई लोगों को जाना जाता है, तो इसलिए उनको छोड़ के हम आगे बात करते हैं बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी यह लोदी वंश का संस्थापक था। ओके, यह लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। फिर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक यह तुगलक वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, तुगलक वंश का यह दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसे जूना खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जूना खान के नाम से इसे जाना जाता था और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को, इसलिए इसके कई फैसलों के कारण इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक इसने शासन कब से कब तक किया? तो इसने शासन 1325 से 1351 तक किया। ठीक है, 1325 से 1351 तक इसने शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, और इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए। ठीक है, तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए जिनके दाम सोने और चांदी के सिक्के के बराबर थे। ठीक है, इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए जिनके दाम सोने चांदी के सिक्के के बराबर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी है जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों से ऊपर उठती है? तो कौन सी पर्वत चोटी है जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों से ऊपर उठती है? तो ये है सरामती पर्वत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरामती पर्वत। कलसुबाई पर्वत ये कहाँ पर है? तो कलसुबाई पर्वत यह महाराष्ट्र में है। डोड्डा बेट्टा पर्वत यह तमिलनाडु में है। ठीक है, यह तमिलनाडु में है। और यह नीलगिरी पर्वत की
सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डाबेट्टा, ठीक है। और धूपगढ़ पर्वत ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 265। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 265। नेक्स्ट है, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला है, राजस्व एकत्र करने और ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। तो यह कथन गलत है। फिर है, इस प्रणाली को होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था। तो ये सही है। फिर है, प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। तो यह भी सही है। फिर है, प्रणाली को 1882 में पेश किया गया था। तो ये भी सही है। तो भू राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली के बारे में गलत कथन है। तो ये है ऑप्शन ए कि राजस्व एकत्र करने और ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है। तो मौलिद इनमें से किस त्योहार का दूसरा नाम है। तो ये है मीलाद उन नबी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीलाद उन नबी त्योहार का दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं को सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो यह की थी मंडल आयोग ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडल आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो कि झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। तो इनमें संबंध है मुंडारी नृत्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंडारी नृत्य। हम बात करें हुत्तरी नृत्य, तो ये कहाँ का है, तो यह कर्नाटक का है। फिर नाटी नृत्य, तो यह हिमाचल प्रदेश का है। फिर उसके बाद भवई नृत्य, यह राजस्थान का है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जाट शासक देश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो जाट शासक किसके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो यह बन गया सूरजमल के नेतृत्व में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरजमल। नेक्स्ट है, बेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। तो बेटी ये किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। तो ये था चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। ठीक है, अब हम बात करें चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय चोल। ठीक है, फिर नंद वंश का संस्थापक तो ये था महापद्मनंद। फिर चालुक्य के तो ये थे पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक तो ये थे सह विष्णु। ठीक है, सह विष्णु ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसी राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह है संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2027 में एशियाई फुटबॉल कप यह आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। तो कौन सा शहर था जिसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। तो ये बन गया था एहसानाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एहसानाबाद। ये इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। ओके, नेक्स्ट है,
प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है हुगली नदी के तट पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नदियां जो बर्फ के पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती हैं, इस प्रकार की नदियों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वे नदियां जो बर्फ के पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती हैं, तो इस प्रकार की नदियों को बारहमासी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बारहमासी। बारहमासी नदियां कौन सी हैं? तो सतलज, ब्यास, चिनाब, ये नदियां, ये कुछ नदियां जो कि बारहमासी नदी है। ओके, नेक्स्ट है, वाइट इज हिस्ट्री शीर्षक पुस्तक का लेखक था। तो वाइट इज हिस्ट्री शीर्षक पुस्तक का लेखक था E.H. केर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, BCG टीकाकरण को किससे प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है? तो BCG टीकाकरण को किससे प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षय रोग से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, तो यह है राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। तापी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सतपुड़ा से। ठीक है, सतपुड़ा, बैताई, मुल्ताई से यह निकलती है। ओके, नेक्स्ट है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है त्रिपुरा में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? तो भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य यह है कर्नाटक का। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो ये था ध्रुव, यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ओके, फिर बात करें कनिष्क। कनिष्क यह है कुषाण वंश का महान सुल्तान था। ठीक है, कुषाण वंश का यह महान सुल्तान था कनिष्क। समुद्रगुप्त यह, इसे भारत का नेपोलियन, इसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। और यह चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त। फिर बात करें अशोक, तो अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था अशोक। अशोक इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग युद्ध इसने किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच। ठीक है, अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और इसके बाद इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था? तो कौन सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था? तो ये था पृथ्वीराज तृतीय। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया? तो कान्हू और सिद्धू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था इन्होंने संताल विद्रोह का नेतृत्व। राइट आंसर ऑप्शन डी। संताल विद्रोह ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1855 से 56 के बीच हुआ था। भील विद्रोह ये 1818 में हुआ था। खासी विद्रोह ये हुआ था 1829 से
1833 के बीच। मुंडा विद्रोह तो ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच ये युद्ध हुआ था। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी के जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।